दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से 8 बिग आइडियाज बताने वाला हूं। तो बिना किसी डीले के हम डायरेक्ट काम की बात पर आएंगे। और पहला बिग आइडिया है, यू डोंट नो एवरीथिंग। हम हमारे एक्सपीरियंसेस के बेस पर कोई भी राय बनाते हैं। थोड़े से एक्सपीरियंस पर कई लोग ये मानने लग जाते हैं कि उन्हें इस दुनिया के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और हर इंसान की अपनी अपनी अलग राय है और हर कोई अपनी दुनिया में सही भी है। एक चीज जो किसी को बिल्कुल सही लग रही हो, वो हो सकता है कि किसी और को पागलपन लगे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में ऑथर मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसों के लेकर आपका एक्सपीरियंस दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका 0.0000001% हो सकता है, लेकिन 80% एक्सपीरियंस आपका वो होता है जो आप सोचते हो कि दुनिया कैसे चलती है। यानी आसान शब्दों में कहें कि हम ज्यादातर वही बातें मानते रहते हैं जो हमारे बिलीफ में बैठी हुई है। जैसे अगर किसी के अंकल को 20 साल पहले स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया था, तो हम ये मान के बैठ जाते हैं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ नुकसान ही होता है। जैसे अगर किसी के मामा को रियल एस्टेट में नुकसान हो गया, तो हम ये मान कर बैठ जाते हैं कि रियल एस्टेट में तो नुकसान ही होता है। किसी के भाई का बिजनेस डूब गया, तो हम ये मान के बैठ जाते हैं कि बिजनेस तो बिल्कुल नहीं करना है। एक और एग्जांपल देता हूँ। 1970 में पैदा हुए लोगों ने इंडेक्स फंड का बूम देखा होगा। उन्हें इंडेक्स फंड सबसे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट लगेगा, जबकि 90s में पैदा होने वाले लोगों को क्रिप्टो करेंसी अट्रैक्ट कर सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको खुद को लिमिट नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेने चाहिए, बल्कि आपको फाइनेंशियल किताबें पढ़नी चाहिए, वीडियोस देखनी चाहिए, सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए, जहां से भी आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हो, जहां से भी आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और फिर आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन इस इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस के बेस पर लेने चाहिए, इमोशन के बेस पर नहीं। सेकंड बिग आइडिया, नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। ये दुनिया इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हमारा दिमाग भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं सकता, और अक्सर हमारे एक्शंस के रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होते। हमारा रिजल्ट्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि मान लो कि कोई एंटरप्रेन्योर है, उसने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया है। अब उसे लग रहा है कि टाइमिंग भी सही है और कंज्यूमर सेंटिमेंट भी उसके फेवर में, लेकिन कोई डिजास्टर आ जाता है और सारा मार्केट डिस्टर्ब हो जाता है और उस एंटरप्रेन्योर का प्लान बेकार हो जाता है, जैसे कि 2020 में कोविड के दौरान हुआ था। ऐसे रिस्क का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ऑथर मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स, यानी जो दिख रहा है वो उतना अच्छा या उतना बुरा नहीं होता। जब भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लो, चाहे खुद के लिए या दूसरों के लिए, आपको उसमें लक और रिस्क को ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी एक सक्सेस स्टोरी सुनकर, किसी की स्टोरी फोर्ब्स में देखकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, या किसी का एक फेलियर सुनकर आइडिया भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उन लोगों को किसी आउटसाइड रीजन की वजह से सक्सेस मिली हो या फेलियर मिला हो। इसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। इस पर मैंने एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। मैं यहाँ आई बटन में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वो जरूर देखना। आप इस पूरे टॉपिक को उससे समझ लोगे कि किसी भी एक सक्सेस को देखकर या किसी एक फेलियर को देखकर अपने परमानेंट डिसीजन नहीं लेने चाहिए। आपको करना यह है कि अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए काम करते रहो, गलतियों से सीखो, अपनी भी और दूसरों की भी। दूसरों की गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ अपनी ही गलतियों से सीखोगे तो आपकी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। और कभी भी सक्सेस को सर पर मत चढ़ने दो, और फेलियर से डिस्करेज भी नहीं होना है। थर्ड आइडिया है, हाउ मच इज इनफ फॉर यू। इस इकोनॉमी में और साथ ही हाईएस्ट इन्फ्लेशन में एक जॉब पर डिपेंड होना बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है। एक साइड हसल होना बहुत अच्छा है, और उससे भी अच्छा है कि आपकी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हो। लेकिन खुद से पूछिए कि आपके लिए कितना पैसा काफी होगा, क्योंकि हमेशा पैसों के पीछे भागना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं होगा। यह माइंडसेट आपको लालच की तरफ ले जाएगा, और लालच ने अच्छे अच्छे स्मार्ट लोगों को बर्बाद किया है पास्ट में। इस जाल से बचने के लिए ऑथर मॉर्गन हाउसेल 2 प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। नंबर 1, स्टॉप मूविंग द गोल पोस्ट्स। अपने लिए एक फिक्स फाइनेंशियल गोल सेट करो, और जब आप उसे अचीव कर लो तो आराम करो। अपने हार्ड वर्क से मिले रिजल्ट को एंजॉय करो। आप तब तक खुश रहोगे जब तक आप अपने एक्सपेक्टेशंस को काबू में रखोगे। नंबर 2, नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। आपकी लाइफ आपकी है, आपको यहाँ तक लाने वाले थॉट्स आपके हैं, ओपिनियंस आपकी हैं, डिसीजंस आपके हैं, इसलिए खुद को दूसरों से कंपेयर करने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए। दूसरों से खुद को कंपेयर करोगे तो आपको जलन भी होगी और आपका मेंटल पीस भी खत्म हो जाएगा। फोर्थ बिग आइडिया,
अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इस यूनिवर्स में एक प्रोसेस चलती है जिसके हिसाब से आपके एक कदम का रिजल्ट आपके अगले कदम की सीढ़ी की तरह होता है। जैसे कि उस बहते हुए पानी के बारे में सोचिए जो ओवर द टाइम पत्थरों का शेप बदल देता है। ऑथर मॉर्गन होज़ल कहते हैं कि दौलत बनाने के लिए भी सिमिलर पैटर्न फॉलो करना होता है। समझदारी से इन्वेस्ट करना तो जरूरी है, लेकिन बड़ी दौलत बनाना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे टाइम से इन्वेस्टेड हो। वॉरेन बफेट की वेल्थ $84 बिलियन से, जिसमें से $18 बिलियन उन्होंने 65 की उम्र के बाद कमाए हैं। चलिए जिम साइमंस और वॉरेन बफेट के अचीवमेंट को कंपेयर करते हैं। जिम साइमंस को दुनिया का ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी कैपिटल पर 66% का रिटर्न जनरेट किया है। दूसरी तरफ वॉरेन बफेट ने सिर्फ 22% का रिटर्न जनरेट किया है। ये नंबर देखकर लगता है कि साइमंस की वेल्थ वॉरेन बफेट से कहीं ज्यादा होगी, जबकि ऐसा नहीं है। वॉरेन बफेट जिम साइमंस से कहीं ज्यादा अमीर है। कैसे? आंसर है कंपाउंडिंग। जैसे साइमंस ने 50 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की, वहीं वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। छोटे छोटे एफर्ट्स कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक करने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। जेम्स क्लियर ने अपने बुक एटॉमिक हैबिट्स में इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है। फिफ्थ बिग आइडिया, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ने से एक साइड हसल शुरू करना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा है। आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्विक प्रॉफिट्स बना सकते हो। ठीक ठाक कैपिटल, नॉलेज और रिस्क लेने की हिम्मत से आप अमीर तो हो सकते हो, लेकिन अमीर बने रहना ये मुश्किल पार्ट है। आप किसी भी बड़े शहर में चले जाओ, रोड्स पर आपको अट्रैक्टिव एड्स दिख जाएंगे, बल्कि आपके फोन में ही प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड, लो कॉस्ट लोन, लॉयल्टी पॉइंट्स, गिफ्ट कूपन जैसी कस्टमर्स को ललचाने वाली चीजें आपको मिल जाएंगी। देखो आज के टाइम में अगर कमाना आसान हुआ है तो खर्च करना उससे कहीं ज्यादा आसान हो गया है। ऑथर कहते हैं कि अपनी दौलत बचाने का तरीका है आप बहुत सोच समझकर खर्च करो। आपको ये मानकर कभी नहीं चलना चाहिए कि कल जो आपको सक्सेस मिली थी वो आने वाले कल में भी मिलेगी। ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होना है। आपको अपना हर फाइनेंशियल डिसीजन उसी सोच समझ के साथ लेना है, उतनी ही रिसर्च करके लेना है जितना आपने पहला फाइनेंशियल डिसीजन लेते टाइम सोचा था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये मान सकता हूँ कि आप भी मेरी तरह एक आम इंसान हो जो पूरी कोशिश कर रहा है बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेने की। इस दुनिया का इकोनॉमिक सेटअप कुछ इस तरह का है कि हमारे जैसे आम लोगों के हाथ में ये नहीं होता कि हमारे पैसों के साथ क्या होगा। इन्फ्लेशन जैसे माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हमारे पैसे की वैल्यू क्या होगी, लेकिन एक चीज जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वो है खर्चा। पैसे बचाना एक कला है और पैसा बचता है किफायतशारी से। और यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, किफायतशारी और कंजूसी में बहुत फर्क है। अगर मैं आसान शब्दों में इन दोनों के बीच का फर्क बताऊं तो वो ये है, किफायतशारी का मतलब है पैसा वेस्ट करने की इच्छा का ना होना, और कंजूसी का मतलब है कि सिरे से पैसा खर्च करने की ही इच्छा ना होना। अब इसके लिए आपको अपने नीड्स और वांट्स में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक नीड वो है जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, जो आपके काम के लिए जरूरी है, और वांट वो है कि किसी भी चीज से आप अट्रैक्ट हो रहे हो कि यार ये चाहिए ही मुझे, ये चीज कितनी कूल है, जबकि आपको पता है कि आपको उस चीज की जरूरत नहीं है। तो नीड और वांट में अगर आप फर्क करना सीख गए तो कोई भी चीज खरीदने से पहले आपने अगर उसे नीड और वांट के तराजू पर तोल लिया तो आप पैसे बचा लोगे। बिग आइडिया नंबर 6, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स एक एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट करने से मिले रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करता है। यानी अगर आप एक एक्सपेरिमेंट बार बार करोगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। एज एन एंटरप्रेन्योर आप अपने काम में भी लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स अप्लाई कर सकते हो। 10x बड़ा सोचो, 10x ज्यादा मेहनत करो। मैसिव एक्शंस ही आपको मैसिव रिवॉर्ड्स दिलाते हैं। अगर आपके गोल्स 10 गुना बड़े हुए और आप उन्हें पूरी तरह से अचीव भी नहीं कर पाए तो भी आप जीत जाओगे। ये बात कही है ग्रांट कार्डोन ने अपनी बुक द 10x रूल्स में। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन के साथ भी परफेक्टली काम करता है। अगर आपका लार्ज पोर्टफोलियो है तो आप किसी एक स्टॉक पर डिपेंड नहीं रहोगे, उसमें भी आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बशर्ते कि आपके पोर्टफोलियो में ठीक ठाक नंबर्स में कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ। ऑथर कहते हैं कि आप हाफ ऑफ द टाइम गलत हो सकते हो, फिर भी अच्छा रिटर्न बना सकते हो। यही बात मेरे साथ इन्वेस्टमेंट में सच हुई है। मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में 14 स्टॉक्स हैं, जिसमें से 7 लॉस में चल रहे हैं, और जो बाकी के 7 हैं जो प्रॉफिट में चल रहे हैं, उन्होंने मेरे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का, मेरे ओवरऑल कैपिटल का 40% रिटर्न दिया है। एंड 40% रिटर्न बहुत बड़ी चीज है। तो आपको पैसा कमाने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आधा टाइम आप गलत होकर भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। बिग आइडिया नंबर 7, बी टाइम रिच। आपको क्या लगता है ज्यादा पैसा कमाने का अल्टीमेट बेनिफिट क्या है? क्या यह फेम है या कुछ भी खरीद सकने की पावर है? ऑथर मॉर्गन होज़ल कहते हैं कि पैसा का ग्रेटेस्ट डिविडेंड है आपका अपने टाइम पर कंट्रोल होना। कई स्टडीज ने यह बात साबित की है कि जो लोग खुद को खुश मानते हैं उनके पास टाइम की फ्रीडम होती है। वो लोग अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। वो किसी एक चीज से बंधे हुए नहीं होते कि यहाँ रोज 8 घंटे देना ही है।
एंड इसलिए पैसा जरूरी है। पैसा होने का मतलब है कि आपके पास लाइफ में ऑप्शंस होंगे। इसका मतलब है कि आपको एक टॉक्सिक वर्क प्लेस में जबरदस्ती बैठना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे तब भी आपको खुद को काम पर जाने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ ये एबिलिटी है कि आप रोज सुबह उठकर ये कह सको कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तो सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए एक इमरजेंसी फंड बनाने का, यानी इतना पैसा जमा कर लो कि अगर 6 महीने तक आप कोई भी काम ना करो तब भी आप आसानी से सरवाइव कर सको। जब आपके पास ये फंड तैयार हो जाए उसके बाद आप अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचो। उसके बाद आप सोचो कि आपको जॉब छोड़कर कुछ करना है नहीं करना है, उसके बाद आप रिस्क लो। पहले इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली आपका गोल आपके अर्निंग को अपनी लाइफ के साथ जोड़ने का होना चाहिए, यानी एक ऐसी लाइफ जिसमें आपका अपने टाइम पर कंट्रोल हो। यानी आपका गोल होना चाहिए इस तरह से पैसा कमाने का कि जिसमें आपका अपने टाइम पर कंट्रोल हो, यानी आपको अपने काम में पूरे टाइम नहीं लगा रहना पड़े, आपको काम करने रोज नहीं जाना पड़े। याद रखिए कि सिर्फ बेशुमार पैसा कमाना काफी नहीं है, आपके पास उसके रिटर्न्स एंजॉय करने के लिए टाइम भी होना चाहिए। बिग आइडिया नंबर 8, ये आइडिया मैंने अपने पर्सनल चैनल पर भी थोड़े दिन पहले बताया था। लग्जरी इज नॉर्मल। आपने सड़क पर कई बार कोई शानदार स्पोर्ट्स कार देखी होगी। अब जरा आप ये याद करने की कोशिश करो कि उस कार को जो इंसान चला रहा था क्या वो आपको याद है। 99% चांसेस है कि आपको बस अपना एक्साइटमेंट याद होगा कि आप उस कार को देखकर कितने एक्साइटेड हुए थे, लेकिन उस कार को कौन चला रहा था ये आपको बिल्कुल याद नहीं होगा। लग्जरी आइटम्स डेफिनेटली आई कैचिंग होते हैं और यही उनका पर्पस भी होता है। ऑथर कहते हैं कि आप अपने लग्जरी आइटम से जितने इंप्रेस होते हो उतना और कोई इंप्रेस नहीं होता। ऑथर कहते हैं कि आपको लगता है कि लोग आपका लग्जरी आइटम देखकर आपसे इंप्रेस हो रहे हैं, जबकि आपसे इंप्रेस कोई नहीं होता। डे टू डे लाइफ में आपको एक कार की जरूरत होती है, सिर्फ किस लिए? पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए। एक नॉर्मल कार भी आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाएगी और एक फेरारी भी सेम काम करेगी। फर्क यह है कि फेरारी के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है और उसे मेंटेन करने के लिए और भी ज्यादा पैसा लगता है। सारे स्टेटस सिंबल सेम होते हैं, टेम्पटिंग होते हैं, बट अल्टीमेटली पॉइंटलेस होते हैं। आपको ये बात याद रखना होगी कि लग्जरी आइटम्स एक्चुअल में लाइबिलिटीज हैं, एसेट्स नहीं। ये चीजें आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, डालती नहीं है। ऑथर कहते हैं कि गरीब होने का सबसे आसान तरीका है कि अमीर होने का दिखावा किया जाए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको लग्जरी कार्स बिल्कुल ही नहीं खरीदने चाहिए। रैपर जेजी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर आप किसी चीज को 2 बार नहीं खरीद सकते तो इसका मतलब यह है कि आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। एक और रूल है द 30 डे रूल। आई डोंट नो ये किसने बनाया। इसके हिसाब से अगर किसी चीज को खरीदने के लिए आपका दिल ललचाए तो आपको 30 दिन रुक जाना चाहिए। 30 दिन के बाद भी आपको अगर उसकी जरूरत महसूस हो कि यार बिना उसके काम नहीं चलेगा, तो वो चीज आपको ले लेनी चाहिए। और ये जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं इसको आपने अपनी पैसिव इनकम से लेना चाहिए। आपको अपनी एक्टिव इनकम लगाना चाहिए काम पर, यानी कि आप उन पैसों से आपको और पैसा बनाना चाहिए और जो पैसा उससे बन रहा है आपको उनसे अपने ये खिलौने खरीदने चाहिए। आपको कभी भी अपनी एक्टिव इनकम इन चीज़ों में नहीं लगाना चाहिए और आपको हमेशा ये चीज़ें अपने बिजनेस अकाउंट से खरीदनी चाहिए ताकि आपको इस पर डेप्रिसिएशन मिले, आपका टैक्स बचता है इससे। इन चीज़ों से अमीर अपना टैक्स बचाते हैं। आपको लगता है कि वो दिखावा कर रहे हैं जबकि वो अपना टैक्स बचाते हैं। तो ये थे 8 बिग आइडियाज फ्रॉम द बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर मैं इसे रिपीट करूं तो नंबर 1 है यू डोंट नो एवरीथिंग। आप ये मानकर मत चलो कि आप सब कुछ जानते हो, आप बस वही जानते हो जो आपके बिलीफ में बैठा हुआ है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सीखो और उनके एक्सपीरियंसेस और अपने एक्सपीरियंसेस, उनकी गलती और अपनी गलती, ये सब ध्यान में रखकर फिर अपने फाइनेंशियल डिसीजन लो। नंबर 2 है नथिंग इज एज गुड एज बैड एज इट सीम्स। यानी जो जितना अच्छा दिखता है, जितना बुरा दिखता है, वो वैसा होता नहीं है। किसी की एक सक्सेस स्टोरी सुनकर या किसी का फेलियर सुनकर वो काम करने मत लग जाओ या वो आइडिया ड्रॉप मत कर दो। सर्वाइवरशिप बायस को समझो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस वीडियो का। नंबर 3 है हाउ मच इज इनफ फॉर यू। देखो ये डिसाइड कर लो कि आपके लिए कितना काफ़ी है। अगर आप बिना गोल बनाए पैसों के पीछे भागे ही जाओगे तो आपके मन में बहुत लालच आ जाएगा। कहते हैं ना लालच की माँ गला कटाती है। नंबर 4 है अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के पावर को समझो। देखो ज़्यादा रिटर्न बनाने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप कितने लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड हो। तो जितनी जल्दी हो सके आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर देनी चाहिए। भले ही 500 रुपये से एक SIP आप शुरू कर दो किसी भी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में देखभाल के। नंबर 5 था गेटिंग रिच वर्सेज स्टेइंग रिच। बड़ा अच्छा पॉइंट है। अमीर बनना तो ठीक है, आप बन गए, लेकिन अमीर बने रहना ये बड़ा मुश्किल पार्ट है। कुछ लोगों की इतनी इनकम नहीं होती लेकिन वो लोन पर ये फ्लैशी चीज़ें, लग्जरी चीज़ें खरीद कर समझते हैं कि वो अमीर हैं, जबकि वो अमीर होने का दिखावा करते हैं। और यही गरीब होने का सबसे आसान तरीका है। तो गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच में फ़र्क समझिए। नंबर 6 था लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। आप जितनी ज़्यादा बार किसी काम को करोगे
उतने ज़्यादा चांसेस आपके बन जाएंगे अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के। जैसे कि मैं जितनी कंसिस्टेंटली जितनी ज़्यादा वीडियोस अपलोड करूँगा तो चांसेस मैं अपने बढ़ा लूँगा कोई भी वीडियो वायरल होने के। अगर मैं करूँगा ही नहीं तो कोई वीडियो चलेगी कैसे? करता रहूँगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे वीडियोस चलने के। नंबर 7 था बी टाइम रिच। पैसा कमाने का अल्टीमेट बेनिफिट है आपके पास टाइम का होना। पैसा आपको अपने टाइम पर कंट्रोल देता है और जिन लोगों का टाइम पर कंट्रोल होता है वो ज़्यादा खुश रहते हैं। तो देखिए इनडायरेक्टली बल्कि डायरेक्टली पैसा एक खुशी दे रहा है। जब आपके पास ये कंट्रोल होगा कि आपको कौन से दिन क्या करना है, किस टाइम क्या करना है, कहाँ जाना है, जब आप बंधे हुए नहीं होगे कि यार मुझे बस 9 से 5 यहाँ जाना ही है, मैं और कहीं जा नहीं सकता। जैसे मैं बंधा हुआ था कुछ सालों पहले तक, मैं कहीं आ जा नहीं सकता था, लेकिन जब पैसा आया तो मेरे टाइम पर कंट्रोल मुझे मिला और अब मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता हूँ, पहले से ज़्यादा खुश रहता हूँ। और नंबर 8 था लग्जरी इज़ नॉर्मल। याद रखिए कि अगर आप कोई बस दिखाने के लिए कार खरीदने की सोच रहे हो, कोई भी चीज़ दिखाने के लिए खरीदने की सोच रहे हो, लोग उससे इम्प्रेस नहीं होते, लोग आपको नहीं देखते, लोग आपकी वो गाड़ी देखते हैं। आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ कि आप पैदल भी चलो तो लोग आपको देखें, आप साइकिल पर भी चलो तो लोग आपको देखें। आपकी वैल्यू उस कार की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए भाई। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, बाकी ये सब चीज़ें नॉर्मल है, ये सब आ जाएंगी। ये सब टैक्स बचाने की चीज़ें, आपको लगता है कि दिखावे की चीज़ें, ये टैक्स बचाने की चीज़ें हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इस बुक को हमने चैप्टर बाय चैप्टर समराइज किया है ये बुक ऐप पर, और ये एक प्रीमियम बुक समरी है। 699 में आप 1 साल का प्रीमियम ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दे दिया है। फिलहाल अभी ये एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल है, बहुत जल्दी हम इसे आईफोन के लिए भी लाने वाले हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी न दबाइए तो दबा देना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।